Good evening, friends. This is Vikas Singh, and I welcome you all in our series of learning leadership and life skills from Krishna. I hope in last 4 days you have learned a lot of good things from Krishna's life that you can practice in your personal life as life skills. हम लोगों ने उन लाइफ स्किल्स के बारे में बात करी जो मुझे लगता है और जो हम कृष्ण से सीख सकते हैं, और उन लाइफ स्किल्स का कुछ हिस्सा मैंने मेरे जीवन में जब उतार के देखा तो थोड़ी बहुत जो वैल्यू एडिशन मेरी लाइफ में आपको दिखता है वो बिकॉज ऑफ दोज लाइफ स्किल्स हैं। उनमें से बहुत सारी सीखना है, बहुत सारी सीख चुके हैं और बहुत सारी उन पर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है क्योंकि दे आर स्किल्स, सो यू हैव टू प्रैक्टिस। आपने जितनी लाइफ स्किल्स, हमने 21 लाइफ स्किल्स के बारे में बात करी है, आप उन सारी लाइफ स्किल्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें। जब भी कोई चैलेंज आए, यू मे आस्क दोज क्वेश्चंस डायरेक्टली टू मी। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। आई बिलीव दैट द मोर कृष्णमयी यू आर, जितना आप कृष्णमयी होंगे उतना जीवन ज़्यादा सरलता, सुगमता और सफलता से बीतेगा। आपको सिर्फ ये समझना है कि आपकी विधा क्या है, आपकी स्किल क्या है, और बाकी सब कुछ कृष्ण समर्पित करके, और आपको ये मान लेना है कि ये सारे कृष्ण के काम हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम हमारी पर्सनल लाइफ में, वो हमारी पर्सनल लाइफ की सक्सेस के लिए वो लाइफ स्किल्स ज़रूरी थी जिनको हमको सीखना आवश्यक है, अगर हम उन पर्सनल लाइफ स्किल्स को ध्यान में रखें तो प्रोफेशनल स्किल्स ऑटोमेटिकली हमारी सुधरने लगती हैं। क्योंकि पावर या सक्सेस का फर्स्ट फंडामेंटल पावर जो है वो है आपकी पर्सनालिटी का पावर। आपके व्यक्तित्व में एक पावर होना चाहिए जिसकी वजह से लोग आपको एक्सेप्ट करें। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप जो भी ट्राई करते हैं, आप अपने पोजीशनल पावर या अपने पैसे के पावर की वजह से ट्राई तो करते हैं बट वो एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती लोगों में और उस वजह से दिक्कत हो जाती है। तो मेरा मानना था कि आपको लाइफ स्किल्स पहले सीखनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स बाद में, और हमने वही किया, लाइफ स्किल्स को पहले कवर किया। आप उन सारी लाइफ स्किल्स को यूज़ करें और मुझे बताते रहिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या वैल्यू एडिशन हुए। कहीं चैलेंज आए तो मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। सब लोग आ गए हैं। जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ़ यू। लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग जिन चीज़ों पे बात करेंगे वो है लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स का अच्छा होना हमारे राष्ट्र के लिए, इस विश्व के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम व्यक्ति का निर्माण एक संस्था के निर्माण के लिए, संस्था का निर्माण एक समाज के निर्माण के लिए, और एक अच्छे समाज का निर्माण एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए, और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण एक अच्छे विश्व के निर्माण के लिए करने का लक्ष्य लेके चले हैं। और मेरा मानना है कि कर्मयोग एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम हमारे इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम हमारी टॉक्स से कुछ हज़ार, कुछ लाख लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन कर पाए तो वो एक सूत्र, वो जो छोटा वैल्यू एडिशन है वो बहुत बड़ा हो जाएगा हमारे लिए। सब लोगों को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राजेश सर, अश्विन जी भी आ गए हैं और बाकी सब लोग भी हैं, जयप्रकाश सिंह जी भी हैं। धन्यवाद आप सब लोगों का। और मुझे लगता है कि हम सब एक दूसरे से बहुत सीख सकते हैं। अगर कभी हम लोगों को मौका मिला तो हम राजेश तिवारी जी के साथ में एक पूरा सेशन साथ में करने की कोशिश करेंगे, जूम या उस पर। बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं गीता के दर्शन पे उनकी काफ़ी अच्छी समझ है। मैं खुद उनसे काफ़ी सालों से समझ रहा हूँ और सीख रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लीडरशिप। देखिए, मेरा मूल विधा या मेरी जो एक्सपर्टाइज है वो है बिजनेस कोचिंग एंड कंसल्टिंग एंड लाइफ कोचिंग एंड कंसल्टिंग में। दर्शन एक विषय रहा है जिस पे मैंने पढ़ाई करी है, पर मेरा मानना है कि हम नेतृत्व यदि सही पैदा कर दें तो बाकी पीछे समाज अच्छा हो जाता है। यथा राजा तथा प्रजा। तो हमारे लीडर्स अच्छे होने चाहिए। हमारे लीडर्स को अच्छा करने के लिए हमने लाइफ स्किल्स पे बातें करी, अदरवाइज लाइफ स्किल्स को मैं पहले नहीं लेता। अब हम बात करते हैं हमारे लीडर्स को लीडरशिप स्किल्स कौन कौन सी सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले अपना उद्देश्य बड़ा रखें। विश्व निर्माण की या विश्व मंगल की कामना के साथ आप जो भी सीखें, जो भी करें, उसमें परमात्मा आपके साथ है।
यदि आप सिर्फ व्यक्तिगत विकास के लिए कोई प्रयास करेंगे तो मेरा मानना है कि परमात्मा आपके साथ उतनी आसानी से खड़ा होने वाला नहीं है। व्यक्तिगत लाभ हो और हानि के लिए यदि आप कृष्ण की का संवाद जो गीता में अर्जुन और कृष्ण संवाद है उसको ध्यान से सुनेंगे तो अर्जुन का प्रश्न ही व्यक्तिगत है। वो ये है कि मैं लड़ूं क्यों, क्योंकि मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है इन सब की। तो कृष्ण का जो जवाब है वो है ये लड़ो इसलिए क्योंकि लोक संग्रह के लिए लड़ना आवश्यक है, समाज के विकास के लिए लड़ना आवश्यक है। तो आप लोगों को मैं पहले उद्देश्य डिफाइन कर दूं कि मेरा उद्देश्य यहाँ पे ये है कि मैं आप सबको साधु मानता हूँ और मेरा काम है परित्राणाय साधु नाम के लिए जो मैं कर सकता हूँ वो करूँ। आप अपने जीवन में इसका प्रयास कीजिएगा कि व्यक्तिगत लाभ हानि की चिंता नहीं करें। यदि व्यक्तिगत बात होती तो कृष्ण शायद अर्जुन को बोल देते कि हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, व्यक्तिगत रूप से तुमको इस राज्य की कोई कामना ही नहीं है तो तुम अपने घर जाओ। बट ये व्यक्तिगत विषय नहीं था। विषय यह था कि जो समाज अपने परिवार के पुत्रों को उनकी ज़मीन नहीं दे सकता है वापस, उनके अधिकार वापस नहीं दे सकता है, जो समाज अपनी परिवार की वधू की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकता, वो समाज ही कलंकित समाज बन जाएगा। इसलिए लोक संग्रह के लिए तुम लड़ो। तो वो लोक संग्रह के लिए लड़ना आवश्यक है। लोक संग्रह के लिए मेरा प्रयास है, लोक संग्रह के लिए आपको प्रयास करना है। अगर सिर्फ व्यक्तिगत विकास की बात करेंगे तो शायद आप उतना बड़ा नहीं कर पाएंगे जितना बड़ा आप कर सकते हैं अपने जीवन में। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम इन विषयों पे आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि कृष्ण के जीवन को शुरुआत से यदि आप देखें एकदम स्टार्टिंग से, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि उनको उनके गायों के भी नाम याद थे। और नंद बाबा के पास लोग बोलते हैं लाखों गायें थी, तो उनको लाखों गायों के नाम याद थे या हज़ारों गायों के या सैकड़ों गायों के नाम याद थे। हमको सैकड़ों इंसानों के नाम याद नहीं होते। और वो गाय के स्वभाव से भी परिचित थे। वो थे कृष्ण, कि ये गाय किस तरह से बिहेव करती है, वो गाय किस तरह से बिहेव करती है। और गायों में बहुत वैरायटी नहीं होती देखने में। यदि आप ध्यान से देखें तो आपको सारी गायें एक जैसी दिखेंगी, पर कृष्ण को सब अलग अलग दिखती थी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जब वो किसी को अपना मान लेते हैं तो उसके बारे में पूरा जानते हैं। वैसे ही आपको हमको यदि लीडरशिप में जाना है तो एक फंडामेंटल चीज़ समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि हमको हमारे लोगों को पूरा समझना ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं? आप टीम अच्छी तब लीड कर पाएंगे जब आप अच्छे से टीम को जानते हैं। घुड़सवारी की विधा के में जितना पारंगत हो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो घोड़े के स्वभाव को जानता हो अच्छे से। अगर आपको लोगों को नेतृत्व देना है तो लोगों को जानना पड़ेगा। ये पहली शर्त है। कृष्ण के जीवन में कृष्ण ने ये बहुत अच्छी व्याख्या ग्वाल वालों के साथ और गायों के साथ में रह के उन्होंने बहुत अच्छे से किया। जितना समझाने का प्रयास करें उतना समझने का प्रयास करें, चीज़ें आसान हो जाएंगी। जब आप समझेंगे ज़्यादा अपने लोगों को तो लोग आपको ज़्यादा समझेंगे। जब आप लोगों को समझाएंगे ज़्यादा तो लोग आपको ज़्यादा समझाएंगे। तो फ़ायदा हमेशा समझने में है। उनके बारे में पूरी जानकारी रखें, उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर, उनका पास्ट, उनकी फैमिली, उनका एजुकेशन। अपनी टीम को जितना होल्ड करेंगे उतना फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी होता है हर लीडर के लिए। दूसरी चीज़ उन्होंने कालिया मर्दन के, उनके तो हर कृष्ण के हर जीवन के हर हिस्से में आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कालिया मर्दन के समय में ये मौका आता है कि एक छोटा सा बच्चा कृष्ण 8 साल की उम्र में, चूँकि अपने हाथ से बॉल चली गई है और सबको मालूम है कि वहाँ पे कालिया नाम का एक नाग है जो बहुत जहरीला नाग है और जिसकी वजह से पूरे पानी विषैला हुआ है। अब उसको वहाँ यमुना के उस एरिया, उस क्षेत्र में जाके वहाँ बॉल चली गई है तो वो बहुत रिस्की है वहाँ जाना। आप सोच के देखिए कि एक नॉर्मल 8 साल के बच्चे में लीडरशिप की क्वालिटी कितनी हाई है कि वो इतना छोटा सा बच्चा है, उससे बड़े बच्चे भी उसके साथ में हैं और बहुत सारे हैं, और उसको सिर्फ अब वो बॉल लेना एक एग्जाम्पल सा बन जाता है उसके लिए, और वो अपनी पूरी लाइफ रिस्क पे डालता है और वहाँ जाकर वो बॉल निकालने के लिए जंप कर जाता है। ये करेज हमारे अंदर
तब आता है जब हम ये कृष्ण से समझें कि रिस्क लेना लीडरशिप की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। साहसी बोला जाता है या उद्यमी बोला जाता है, जो उद्यम करे या जो साहस करे वही लीडर बन सकता है। आप में उतनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है क्या कि अपनी टीम के लिए या अपनी टीम के मोटिवेशन के लिए आप अपना सब कुछ दाव पे लगा सकते हैं। जब ये लगाने लग जाएंगे तब टीम भी आपके लिए लगाने लग जाएगी। तो बाद में कृष्ण के लिए ग्वाल बाल मरने को भी तैयार हो जाते हैं, पर पहले तो आप ही को अपनी रिस्क पूरी लेनी पड़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही एग्जाम्पल दूसरी जगह आपको मिलता है रिस्क वाला, कि जब कृष्ण को हांडी फोड़नी होती है तो वो सबसे ऊपर खुद चढ़ते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर पहुंचा हुआ सबसे ज़्यादा रिस्क में होता है। और सबसे ज़्यादा रिस्क में होने की वजह से, हालांकि रिवॉर्ड भी उसके ही पास सबसे जल्दी पहुंचता है, बट सबसे ज़्यादा रिस्क में होने की वजह से यदि कुछ भी ऊंच नीच हुआ तो उसी की टांगें सबसे ज़्यादा तोड़नी है। तो वही एंटरप्रेन्योरशिप में होता है, वही लीडरशिप में होता है। लीडर जो फ्रंट से लीड नहीं करे, जो रिस्क नहीं ले, वो लीडर नहीं होता। अक्सर हम लोग ये सोचते होते हैं, मैंने अक्सर यहाँ देखा है, पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर टाइप के ट्रेंड सा चला है कि लोगों से काम करवाओ, हम तो बैठेंगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब काफ़ी सारे लोग ज्वाइन कर गए हैं, सबको हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और मेरा मानना है कि कृष्ण आपको बहुत मौका दे रहे हैं कि आप लोग ये बारीकी से इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, बस अपने जीवन में यूज़ कर लीजिएगा तो आप अपने जीवन में कर्मयोगी कहलाने के लायक हो जाएंगे और कर्म योग के प्रति प्रतिष्ठा स्थापित कर पाएंगे। और आप सबसे अपेक्षा है समाज को, राष्ट्र को, इसीलिए कृष्ण ने इतनी व्यवस्था करी है। क्योंकि सत्संग का एक विशेष बात बोली जाती है, जब हम छोटे थे सत्संग में जाते थे, बोले जब तक कृष्ण न चाहे तब तक इन चीज़ों को सुन भी नहीं सकते आप, ठीक है। तो कृष्ण चाहते हैं कि आप लीडर बने, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसमें मुझे विश्वास है कि आप बन सकते हैं। जो मेरी सहायता आपको लगे, आई एम ऑलवेज देयर। तो फेस रिस्क फ्रॉम द फ्रंट, दिस इज द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी गॉट टू अंडरस्टैंड। अब हमारे मामले में ये आता है कि रिस्क को जब भी आप सामने से लेना शुरू करेंगे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके मामले में डेवलप होगी, और वो है आप पे लोगों को विश्वास होगा। आप समझे, महत्वपूर्ण बात लीडरशिप में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विषय है उनमें से एक है ट्रस्ट। क्या लोग आप पे विश्वास करते हैं? कृष्ण की बातों में किसी को विश्वास हो न हो, पर कृष्ण पे विश्वास है लोगों को। आप कई बार क्या होता है, आपकी बातें, चूँकि आप लीडर हैं, आपकी बातें नहीं समझ पाएंगे लोग। आप बहुत आगे का देख रहे हैं, आपके पास एक एरियल व्यू है, और उस वजह से कई बार कृष्ण की बातें लोगों को समझ में नहीं आती थी। अब नहीं आने के कारण लोगों को ये कभी नहीं रहा कि कृष्ण बोल रहे हैं। अब वो संजय की कैपेसिटी नहीं है कि कृष्ण को समझ सके, बट वो ये बोलता है कि जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय है, ये तो मुझे समझ में आता है, ठीक है। सो आपकी बातें समझ में आए ना आए, क्योंकि आपका जो अप्रोच है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन सेटअप है, आपके पास जो नॉलेज है, कृष्ण को अभिमन्यु के पैदा होने के पहले से पता था कि अभिमन्यु की मृत्यु कैसे होनी है। कृष्ण को युद्ध के एक एक परिणाम पता थे। कृष्ण परमात्मा है, 16 कला संपूर्ण नारायण का अवतार, वो सब बता सकते थे। भूत भविष्य का रचयिता, वो सब बता सकता था, बट उन्होंने नहीं बताया आखिरी तक। और नहीं बताया, बट फिर भी सबको ये विश्वास था कि जहाँ कृष्ण है वहाँ जीत है, ठीक है। सो वो विश्वास पैदा करने के लिए आपको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। आप समझे, युद्ध में अर्जुन के रथ पे फ्रंट में बैठे थे कृष्ण, और बिना हथियार के बैठे थे। और वहाँ आप महाभारत यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सिर्फ नियम छोटे से थे, और थोड़े एक दिन चला वो नियम, जिसमें आप ये बोल रहे थे कि सारथी पे हम तीर नहीं चलाएंगे, नहीं तो भीष्म ने कृष्ण पे तीर चलाए थे। आप और पीछे जाएंगे, आप पूरे टाइम कृष्ण को तीर लगे, कर्ण ने तीर चलाए थे, बट उन्होंने नहीं चलाए, और उन्होंने प्रण लिया था कि मैं तो युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। बाद में उन्होंने एक जगह उठाया भी, वो बात अलग है। तो लीडरशिप के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण, हमारे लीडर्स रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई है लीडर्स की, डरते हैं हमारे लीडर्स, और ये बहुत बुरी बात है। आपका जीतना उतना ज़रूरी नहीं है जितना निर्भय होकर लड़ना ज़रूरी है।
आप समझ रहे हैं? अभिमन्यु को आप इसलिए याद नहीं रखते हैं कि वो जी ज़्यादा लिए, अभिमन्यु को याद इसलिए रखते हैं कि वो मर सही तरीके से गए। जीना तो हर व्यक्ति को आता है, आप कुत्ते बिल्ली भी जी लेते हैं, बट मरने में एक जो शान होती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। एक शेर है जो मुझे बहुत प्रेरित करता है, जिसको मैं हमेशा बचपन से, शायद 15 साल की उम्र से बोल रहा हूँ इसको, अपने लिए कम से कम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। वो ये है कि जिस धज से कोई मकबर में गया, आप ध्यान से सुनिएगा, काम आएगा आपके। जिस धज से कोई मकबर में गया वो शान बराबर रहती है, इस जान की कोई बात नहीं है, जान तो आनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है, इस जान की कोई बात नहीं। ये बिजनेसेस खड़े होंगे फिर गिरेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर अभी बहुत इवेपोरेट हो जाएंगे बिजनेस, बट फिर लोग आपके पास आके खड़े होंगे जब वो आपको समझ पाएंगे। और समझ नहीं पाए तो सिर्फ ये समझ पाएंगे कि आप हो तो उनको धोखा नहीं दोगे, बस इतना विश्वास। कृष्ण किसी के समझ में आने वाली चीज़ है, कृष्ण सबको नहीं, सबके पार हैं, वो किसी एक के समझ में आए ऐसा कोई एक पूरे इतिहास में नहीं मिलता है जिसके कृष्ण समझ में आए। जिस अर्जुन के रथ पे बैठे उसको नहीं समझ आए, ठीक है। जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर के कैंप में जब वो गए तो उतरते टाइम अर्जुन को बोला कृष्ण ने कि भाई अब तुम पहले उतरो, मैं बाद में उतरूंगा। तो अर्जुन को वहाँ ईगो आ गया था कि अरे मैं इतने बड़े युद्ध का विजेता और मैंने सबको मारा और इतना बड़ा युद्ध जीता, विश्व का सबसे बड़ा युद्ध, और ये बोल रहे हैं कि पहले तुम उतरो। नहीं तो पहले तो सारथी उतरता है भाई, शॉफर हैज़ टू गेट डाउन फर्स्ट, और ये रिस्पेक्ट का मामला था। तो कृष्ण ने स्माइल करी और बोले उतरो, अपन बाद में बात करेंगे, क्योंकि उनके आंख देख के समझ में आया उनको। अब जब अर्जुन उतरे और कृष्ण उसके बाद जब उतरे तो अचानक से पूरे रथ में आग लग गई, और वो आग लग गई तो कृष्ण से फिर अर्जुन ने पूछा कि अरे भगवान ये हुआ कैसे? तो वो बोले ये हुआ ऐसे कि इसमें द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र लगा रखे, भीष्म के आग्नेय अस्त्र लगे हुए और आग्नेय अस्त्र कर्ण के लगे हुए। ये तो पहले ही रथ जल गया था। रथ तो बचा हुआ इसलिए कि ऊपर हनुमान और बीच में नीचे मैं बैठा हुआ था। तो अगर मैं उतर जाता तो हनुमान चले जाते, और हनुमान चले जाते तो रथ जल जाता। तो हम और वो बैठे थे इसलिए रथ नहीं जला। तो उसको समझ में आया, और अहंकार बार बार हमको पकड़ लेता है। तो ये एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हमको रिस्क टेकिंग भी लेना है और विनम्रता भी रखनी है। विनम्रता इस तब आएगी जब आपको ये समझ आए। जैसे मैं अक्सर इस बात का विरोधी हूँ कि आप बिजनेस कोच विकास सिंह, वर्ल्ड क्लास विकास सिंह, ये सब बातें करेंगे आप, मेरा ईगो बढ़ाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। मैं मेरी टीम को अक्सर बोलता हूँ मैं कृष्ण का एक दास हूँ जो एक ढंग से चारण कर सकता है उनकी बातों का जो दुनिया को समझ आए, बस इतना मेरा उद्देश्य है। और वो मैं आपको समझा सकता हूँ मैनेजमेंट की, फिलॉसफी की, बिजनेस की, एंटरप्रेन्योरशिप की लैंग्वेज में। इतनी मुझे काबिलियत मिली है और मेरा कुछ नहीं। अगर मैं ये मान लूँ कि आप तो बहुत बड़े बिजनेस कोच हैं तो वही हालत होने वाली। और इस बार रथ पे कृष्ण बैठे हैं, ये कोई आवश्यक नहीं है। आपका रथ आपके समेत जल जाएगा, इसलिए ईगो में मत आइएगा। चाहे जितनी रिस्क ले लें आप, रिस्क सारी परमात्मा ले रहा है, आप सिर्फ माध्यम हैं। और एक बार परमात्मा के हाथ में छोड़ के देखिए आपके रथ की कमांड, आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो दिस आर दी 2 क्वालिटीज़ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। आप अपनी टीम को अपने से ज़्यादा जानिए और अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लीजिए। तीसरी स्किल पे आते हैं हम। तीसरी स्किल में आप लोगों को जो प्रश्न हो इस बीच में वो यहाँ डाल दीजिएगा। मैं इन प्रश्नों का उत्तर इसके बाद देने की कोशिश करूँगा। और अगर हमारे 30 मिनट हो गए, अभी 19 मिनट हुए हैं, अगर ये 30 मिनट हो गए तीसरी स्किल को एक्सप्लेन करते हुए, तो हम यहाँ रोकेंगे और फिर प्रश्न लेंगे और बाकी की बातें अगले दिन करेंगे। नो रिलेशनशिप और नो टीम इज़ परमानेंट, दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कृष्ण का राधा से रिश्ता ऐसा है कि आज आप कृष्ण का नाम राधे कृष्ण लेते हैं, कृष्ण राधे भी नहीं बोलते। मतलब ये कि इतना प्रगाढ़ रिश्ता होने के बाद भी वो परमानेंट नहीं था। जिसकी आज आप 5200 साल बाद बात कर रहे हैं, वो रिश्ता भी प्रगाढ़ उतना नहीं है जितना आप
हर रिश्ते को हम क्या, जैसे कल किसी ने प्रश्न पूछा था या परसों पूछा था कि क्या कोई प्रेम सच्चा प्रेम होता है? सच्चा प्रेम तो सच्चा ही होता है। आप समझ रहे हैं? प्रेम सच्चा ही होता है, बशर्ते कि आप उसकी मर्यादाएं समझें कि वो एक लेवल के बियॉन्ड चलेगा नहीं, वो एक लेवल के बियॉन्ड रुकेगा नहीं, वो प्रवाह है, वो गतिमान है, वो ऊर्जा है, तो वो बह जाएगा और उसको निकल जाने दीजिए। किसी रिश्ते को पकड़ के रखेंगे सड़ जाएगा। मान लीजिए कि आपकी पिछली जनरेशन वो अभी तक जीवित होती, उन्होंने आपको पैदा किया, आपको सशक्त बनाया, आपको समाज में खड़ा किया और वो चले गए, वो उनका काम था, उन्होंने उनका पितृ ऋण उतारा और वो चले गए। वैसे ही जीवन में छोटे छोटे रिश्ते आएंगे। आपके माता पिता आपसे आपके साथ में रहते हैं पर एक समय तक, वैसे ही आपका हर रिश्ता होगा। वैसे ही लीडरशिप में होता है। जब आप टीम बनाना सोचते हैं, जब व्हेन आई वाज 25 ईयर्स ओल्ड और समथिंग, जब मैं नया नया टीम लीडर बना था और मैनेजर प्रोफाइल्स, मतलब उस टाइम में CEO प्रोफाइल पे था कोठारी बिजनेस स्कूल की, तो मुझे लगा था कि हम एक परमानेंट टीम बनाएंगे। साहब, परमानेंट टीम होती नहीं है। आज 40 साल 39 ईयर्स की एज में मैं बता सकता हूँ, देयर इज़ नो टीम विच इज़ परमानेंट। और ये कृष्ण को पहले दिन से समझ में आया था। वो गोपियों के साथ में भी बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे और रिलेशनशिप में थे, बट वो उनके साथ मटकियाँ फोड़ने नहीं जाते थे। और जिन ग्वाल वालों के साथ मटकियाँ फोड़ने और गाय चराने जाते थे, उनको लेके वो मथुरा नहीं आए थे युद्ध करने के लिए, नहीं तो वो पूरा वृंदावन मथुरा में हमला कर सकता था, बट उन्होंने वो नहीं किया। जिन मथुरा वासियों के साथ में उन्होंने दुनिया भर के युद्ध लड़े, जरासंध और इनसे और उनसे, यादवों के साथ में, उनको लेके वो वहाँ के युद्ध में नहीं गए, कुरुक्षेत्र के युद्ध में। कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक अलग टीम अलग लेवल पे काम कर रही थी। वहाँ यादव आए भी तो सात्यकी और उनके साथ के थोड़े बहुत यादव आए थे, और बाकी के तो सारे नारायणी सेना, जो प्रमुख सेना थी, जो देवताओं की सेना थी, उसमें श्री कृष्ण की खुद की व्याख्या है कि वहाँ एक एक योद्धा मेरे जैसा है, और ऐसे 1 लाख योद्धा हैं। तो अर्जुन को जब समझाया कि तुमने वो क्यों नहीं लिया, तो तब उन्होंने ये व्याख्या की थी। उसको भी उन्होंने अपने साथ नहीं रखा कि तुम इस तरफ टीम में आओ, नहीं, उनको उनकी व्यवस्था थी। अब वो व्यवस्था पे बात ये है कि नारायणी सेना के एक एक योद्धा को और कोई मार नहीं सकता था। मारने के लिए दूसरी तरफ नारायण खुद हो तभी होता वो, ठीक है। सो वो एक भागवत पुराण यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छी व्याख्या मिलती है। तो नारायणी सेना के सारे लोग देवता थे, और उन सबको वापस भेजने की व्यवस्था कृष्ण ने ऐसी करी थी। एक ऐसी, और दूसरी जो मैंने आपको कल दुर्वासा वाला एग्जाम्पल दिया था वो। तो कोई भी टीम आपके जीवन में परमानेंट नहीं होगी। यदि आप परमानेंट टीम बनाएंगे, एक ही टीम को हमेशा हर जगह ले जाएंगे, तो नहीं होगा। आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से टीम बनानी पड़ेगी, टास्क के हिसाब से टीम बनानी पड़ेगी। ये मैं जब लीडरशिप क्लास में टीम बिल्डिंग बताता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये एक तरह का फुटबॉल का गेम है, या एक तरह का डिस्ट्रिक्ट लेवल गेम है। आप यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की टीम को डिविजनल लेवल पे खिलाना चाहोगे, ठीक है, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। डिविजनल लेवल की टीम को स्टेट लेवल पे खिलाओगे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। स्टेट लेवल की टीम को नेशनल लेवल पे खिलाओगे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सारी टीम नहीं हो सकती ना, उसमें से एक एक 2 सिलेक्ट करके आप पूरे डिवीजन में से 12 फिर खड़े करते हो, तो दैट वे, या फर्स्ट 5 खड़े करते हो बास्केटबॉल में हम लोग जो बोलते थे। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि कोई टीम परमानेंट नहीं होगी आपकी। यदि आपको परमानेंट टीम रखनी है तो रिलेशन परमानेंट हो सकता है आपका उससे व्यक्तिगत, आप समझ रहे हैं। एक व्यक्ति है जिससे आपकी दोस्ती है और वो बचपन से आपका दोस्त है, और आपने एक पर्टिकुलर कंपनी खड़ी करी और एक लेवल तक कंपनी आ गई। अब कंपनी उसको ओवरटेक कर रही है, कंपनी उसकी नॉलेज, उसकी स्किल, उसकी समझ के बियॉन्ड चली गई है। तब आप क्या करेंगे? तब भी आप उसको डायरेक्टर बनाए रखें, तब भी आप उसको बोर्ड में रखें, तब भी आप उसको CFO बना रखें, तब भी आप उसको चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बना के रखें, फंस जाएंगे आप, आपकी कंपनी को गिरा देंगे आप उसको समझाइए कि भाई तेरी इज्जत बहुत है, रिस्पेक्ट बहुत है, हम साथ में मिलके काम करेंगे, जीवन भर साथ रहेंगे, ये सारी बातें एक साथ मान्य हैं। बट फिर भी कंपनी की ग्रोथ के लिए ये एसेंशियल है कि तुम एक लेवल के बियॉन्ड कंपनी में इंटरफेरेंस मत करो।
बहुत डिफ़िकल्ट है समझाना। लोगों को बुरा लगता है, लोगों को तकलीफ़ होती है, बट जब कंपनी खड़ी होगी तो आपको ये नियम ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आया कि कृष्ण ने अपने साथ के योद्धाओं को, बलराम युद्ध में थे ही नहीं, जबकि बलराम के साथ बाकी सारे युद्ध किए। कृष्ण बलराम को रोकते और बोलते नहीं हमारे साथ युद्ध में एक तरफ तो हो ही है, तो वो होते नहीं क्या? या वो मना कर देते कि आप दुर्योधन के ट्रेनर नहीं बनेंगे, तो वो नहीं उनकी बात ओवरटेक नहीं कर पाते बलराम, क्योंकि उनकी हर बात मानी पूरे जीवन बलराम ने। मतलब आखिरी में जब युद्ध इतना बिगड़ गया था, मतलब जब दुर्योधन की टांगे तोड़ दी भीम ने, तब बलराम बहुत कुपित हो गए थे, बहुत कुपित हो गए थे। बलराम भीम की हत्या करने के लिए उद्यत हो गए थे, बट फिर भी उन्होंने कृष्ण की बात नहीं टाली। और फिर कृष्ण ने उनको एक्सप्लेन किया कि ये तो अपने अभिशाप के कारण मरा है, भीम तो केवल एक निमित्त है, निमित्त मात्र है। तब कहीं जाके बलराम थोड़े से कंपोज्ड हुए थे, थोड़े से काम हुए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक पॉइंट ओवर हियर इज कि टीम कैसी भी हो, परमानेंट नहीं हो सकती, हर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं कर सकते आप। टीम को भी रिस्क पे ले आएंगे, लोगों को भी रिस्क पे ले आएंगे। सो दिस आर द 3 स्किल्स। चौथी स्किल पे हम बात करते हैं, टीम शुड बी मेड ओके यस हो गया ये, टीम शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट। एंड देन अगेन, even if you are unable to connect with the people, don't forget them if they were with you in your beginning, in your starting days. अब ये क्या होता है, हमारे यहाँ पे हम बोल रहे हैं नो टीम इज़ परमानेंट, कोई भी टीम परमानेंट नहीं होती। बट आपको जो लोग शुरुआत में आपके साथ खड़े थे, जहाँ पे जब आप पे कोई विश्वास नहीं कर पाता था, तब आपके साथ जो खड़े थे, उनको जीवन भर लेके चलने का मादा भी आप में होना चाहिए। उनको जीवन भर सम्मान दीजिए, उनको जीवन भर उनके साथ में रिलेशन रखिए और उनकी योग्यताओं के हिसाब से उनको काम दीजिए। यदि आप एकदम से बिल्कुल डिटेच हो जाते हैं, या मान लीजिए अगर आप डिटेच किसी कारण से हो गए, फॉर एग्जांपल आपने एक शहर मुंबई में ऑफिस, इंदौर में ऑफिस शुरू किया था और अब आपने हेडक्वार्टर उठा के मुंबई में कर दिया और यहाँ इंदौर में कोई ऑफिस नहीं है और यहाँ के लोगों को आपको छोड़ के जाना है। या 10-5 साल अब ये लोग 10-5 साल बाद जब आपसे मिलते हैं, तो आपके अंदर ये व्यक्तिगत रूप से समझ होनी चाहिए कि जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी मैं मौजूद हूँ। जो कृष्ण ने सुदामा के साथ किया, वो अगर आप नहीं रख पाएंगे, तो जब इनको ज़रूरत पड़ी, और आपने कई सारे बहुत प्रकांड यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स देखे मैंने आईटी इंडस्ट्री में, जिनको ऐसा लगता है कि नहीं वो तो बेवकूफ़ है, वो जो हमारे साथ शुरू में था वो तो बेवकूफ़ है। अरे भाई, वो बेवकूफ़ है कि समझदार है, पर वो तुम्हारे साथ शुरू में था और तुम उसके कंधे पे चढ़ के यहाँ पहुँचे हो। अगर तुम इस बात की प्रतिष्ठा नहीं रख पाओगे, इतनी सी समझ नहीं रख पाओगे, तो तुम्हारे होने का कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में। बिकॉज अब ये होने वाला है कि उस व्यक्ति से जब लोग बोलेंगे मिस्टर एक्स कैसे थे या कैसा स्वभाव है उनका, उससे जब वो बिज़नेस के बारे में पूछेंगे तो वो बोलेगा उसने मेरे को यूज़ किया, एक लेवल तक यूज़ करने के बाद में डंप कर दिया। अब आपको सारे लोग वैसे ही मिलने वाले हैं। फिर लोग आपसे बिहेवियर कैसे रखेंगे कि ये तो व्यक्ति यूज़ एंड थ्रो वाला है, और ये अगर मुझे यूज़ करके उस व्यक्ति को डंप कर सकता है तो मुझे भी यूज़ करके डंप कर ही देगा एक दिन। तब आपके पास कोई अच्छे लोगों की टीम नहीं बन पाएगी। सो टीम बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ बातें थी आज के इस पूरे 5 एलिमेंट्स में। पहला था आप अपनी टीम को अच्छे से जानिए, दूसरा रिस्क खुद फ्रंट से फेस कीजिए, तीसरी हमने बात करी टीम शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट, नॉट एज पर द चॉइस ऑफ CEO। वो व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए उसको टीम में होना चाहिए ना, दिस इज़ नॉट द सेंस। या वो मेरा रिश्तेदार है इसलिए उसको इस टीम में होना चाहिए, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, इट विल नॉट वर्क फॉर योर कंपनी। प्लीज़ डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। Even if you are unable to connect with people, don't forget them if they were there when you were starting your life. जब आप जीवन शुरू कर रहे थे तब यदि कुछ लोग मौजूद थे आपके साथ तो उनको मत छोड़िए। ये 5 चीज़ें हमने सीखी। आई होप दिस ऑल 5 थिंग्स विल वर्क फॉर यू। हम लोग प्रॉपर टाइम पे इस डिस्कशन को ख़त्म कर पा रहे हैं। अब मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ ले लेता हूँ।
ज़्यादा हुए तो फिर मैं इन क्वेश्चंस को कल लूँगा। आज मैं 3-4 क्वेश्चंस जितने ले पाता हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन की प्रॉपर व्याख्या मेरा मानना है कि मेरा करना दायित्व बनता है। निकिता जी ने पूछा है, निकिता पाल जी ने, व्हाट डू यू डू टू एंश्योर दैट योर स्ट्रेटेजिक प्लान्स एक्चुअली बिकम रियलिटी। सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो होते हैं वो एक कल्चरल रूट मांगते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए, स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग पे मैंने बहुत काम किया है, और मैंने जब भी इनको असफल होते हुए देखा है स्ट्रेटेजीज को, वो आपके कल्चरल रूट से मैच नहीं करती। इसलिए एक देयर इज़ बेसिक वन फिलॉसफी इन स्ट्रेटेजीज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ रिटन इन दी ऑल बुक्स ऑफ स्ट्रेटेजीज। कल्चर ईट स्ट्रेटेजी इन ब्रेकफास्ट। फिर से बोल रहा हूँ मैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कल्चर ईट्स स्ट्रेटेजी इन ब्रेकफास्ट। पहले वाले में ऐसा लगाना भूल गया था। कल्चर ईट्स स्ट्रेटेजी इन ब्रेकफास्ट। अगर आपका कल्चर खराब है तो आपकी स्ट्रेटेजीज को सुबह ही ख़त्म कर देगा, आपके प्लान सब धरे रह जाएंगे। कल्चर पे, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे काम करें। अब कल्चर पे काम करने के लिए आदमी को सिर्फ 2 चीज़ करनी है, एंटरप्रेन्योर को अपनी तरफ से। एक, उसको विज़न क्लियरली डिफाइन करना है। मैंने यहाँ ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के लिए शुरू के 3-3.5 मिनट लिए हैं आज की डिस्कशन में। मैं जितनी बार इसको रिपीट कर सकता हूँ उतना करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा विज़न क्लियर है कि हम यहाँ पे क्या करने के लिए बैठे हैं। आपका व्यक्तिगत विकास हो ताकि आपकी संस्थाएं अच्छी बने। क्यों अच्छी कंपनीज चाहिए? क्योंकि हमें अगर पावरफुल कंपनी नहीं होंगी तो जो इकोनॉमिक वॉर है, पहले युद्ध कैसे होते थे? पहले युद्ध राजाओं में एक दूसरे की बॉर्डर के लिए होते थे, अब एक दूसरे के फाइनेंसेस के लिए कंपनियों के बीच में होते हैं। तो पहले एम्पायर होते थे राजा महाराजाओं के, अब एम्पायर होते हैं बिजनेसेस के। मुझे इस राष्ट्र में अच्छी कंपनियां खड़ी करनी, अच्छे लीडर्स खड़े करने के लिए मेरा मानना है उनके रूट्स तगड़े होने चाहिए, और वो रूट्स पे आप काम करें। सो सबसे पहले विज़न दें अपनी टीम को कि आप किस विज़न से काम कर रहे हैं, और दूसरा आपका कल्चरल वैल्यूज़ खड़ी होती हैं कोर वैल्यूज़ पे। सो कल्चर को खड़ा करने के लिए जितना मैक्सिमम अपनी कोर वैल्यूज़ को रिट्रेट कर सकते हैं उतना कीजिए। जैसे जैक वेल्च ने ऐसा बोला है दैट देयर इज़ ओनली वन सेक्रेट काउ इन द एंटायर कंपनी, एंड दैट इज कोर वैल्यूज़। अब कोर वैल्यूज़ से ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता। तो जब आपका कल्चर स्ट्रांग है, तो जब आपकी कोर वैल्यूज़ और विज़न स्टेब्लिश्ड है पूरी तरह से, तो आपका कल्चर स्ट्रांग होगा। तब आपके पास में लोग भी वैसे ही आएंगे, तब आपका सिलेक्शन, रिजेक्शन, डीलिंग, ये वो सब उन कोर वैल्यूज़ के पैरामीटर पे होंगी। जब वो होगा तो आपकी स्ट्रेटेजीज़ प्रॉपर बनाएंगे आप। नहीं तो स्ट्रेटेजीज़ उधर जा रही होती हैं उत्तर में, और आपके प्लान जा रहे होते हैं दक्षिण में, और आपका कल्चर वहीं बैठा होता है पश्चिम में। आप ये समझ रहे हैं? दिस इज़ वेरी क्रिटिकल। मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट गिव इट द वेटेज दैट इट हैज़ टू बी गिवन, or it should be given. Getting? This is very important. Then comes the planning. Once you have made the strategies, the 3 or 4 line or 1-page strategic formula for your company, then start working on the execution plans. And once the plans are there, उनको एकदम पेस्ट कर दें अपने दिमाग में या अपने वॉल्स पे, और उसको क्लियरली मेजरेबल टारगेट से करें कि इतने दिन में हमको ये करना है, इतने दिन में ये करना है, इतने दिन में ये करना है, इतने दिन में ये करना है। इतना इनपुट डालेंगे, ये आउटपुट एक्सपेक्टेड है। आता कुछ नहीं है, प्रयास करते रहेंगे, कंटिन्यूस प्रयास करते रहेंगे, आपकी सिद्धि आएगी। इसी को तो साधना बोलते हैं। जब वो सिद्धि आएगी, और अगर आपकी कल्चरल वैल्यूज स्ट्रांग है तो टीम वैसी बनेगी, और टीम वैसी बनेगी तो टीम भी उस प्लान पे पूरी ताकत से काम करेगी। पर ये आपको रोज करना पड़ेगा। डेली अपने प्लान्स पे काम करें, डेली अपने प्लान्स को रिव्यू करें, आपके सिस्टम काम करने लगते हैं। मैं नहीं बोलता मेरे सारे प्लान सक्सेसफुल होते हैं। मेरा मानना है ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स इस बात को क्लेम करेंगे कि उनके ज़्यादातर प्लान सक्सेसफुल नहीं होते। बट अगर मैं 10 में से 8 बार फेल होता हूँ, तो आप ये मान के चलिए मुझे 10 बार सक्सेसफुल होने के लिए 100 बार ट्राई करने में 50 बार ट्राई करना पड़ता है। तो मैं 50 बार ट्राई करता हूँ। दैट इज़
व्हाट द लीडरशिप इज। कोई हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता। इस मामले में सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट का एग्जांपल देता हूँ मैं। दुनिया ने आज तक जो सबसे बड़े वेस्ट में स्ट्रेटेजिस्ट देखे, उनमें नाम है नेपोलियन का। नेपोलियन जब भी हमला करता था, किसी युद्ध में जाता था, तो उसके बारे में ऐसा बोला जाता था कि वो खड़े होकर बता सकता है किसी भी युद्ध के मैदान पे, खाली युद्ध के मैदान पे, कि कहाँ से किस तरह का हमला होगा, और उसकी वो तैयारी वैसी होती थी। अब नेपोलियन का ये रूल था कि वो अगर सो गया है तो उसको कोई भी उठा नहीं सकता था, चाहे कितना ही बड़ा युद्ध में नुकसान हो जाए। और नेपोलियन 9 घंटे सोता था। नॉर्मल वॉर लॉर्ड जैसा नहीं था वो 9 घंटे सोता था, और नींद उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। नेपोलियन की ज़िंदगी में 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी। पहली थी युद्ध, दूसरी थी नींद, और तीसरी थी जोसेफाइन, उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड, जो भी आप बोलते हैं, वो बाद में वाइफ बनी उसकी। ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें थी। वो जोसेफाइन को हर दिन एक लेटर लिखता था अपनी युद्ध के मैदान में से, और 5000 युद्ध लड़े हैं उसने, और 5000 दिन तक रोज़ लेटर, 5000 युद्धों में 5000 लेटर भेजे हैं उसने। और वो था नेपोलियन। अब नेपोलियन के बारे में समझे कि उसकी स्ट्रेटेजीज कैसी होती थी। वो जब खड़ा होता था किसी मैदान में खाली, तो वो पूरा प्लान बनाता था, पूरा प्लान अपने दिमाग में बनाता था, उसको पेपर पे एग्जीक्यूट करता था, और वो सारे प्लान वो अपने पास बना के रख लेता था, और उसके बाद एग्जीक्यूट करने जाता था। अब नेपोलियन, एक दिन ऐसा हुआ कि एक युद्ध में सोया हुआ है नेपोलियन। तो नेपोलियन का एक अंगरक्षक था, वो करीब 7 फीट का एक ब्लैक निग्रो था। वो उसके तलवार लेके और बाहर खड़ा रहता था, और वो बोलता भी कुछ नहीं था किसी से। उसको नेपोलियन की क्लियर हिदायत थी कि जो मुझे नींद में से उठाने की कोशिश करे, चाहे वो कितना बड़ा जनरल हो, उसकी आप हत्या कर देना। अब एक युद्ध चला, और जिस तरह से युद्ध हुआ उसमें नेपोलियन ने जितने इंडिकेशंस दिए थे कि यहाँ से वॉर होगी, तो ऐसे बिहेव करना है आपको, और ऐसे लड़ेंगे तो आप जीत जाएंगे, वो सब कुछ तो हुआ नहीं। एक अलग पर्टिकुलर डायरेक्शन से लोगों ने नेपोलियन की आर्मी पे, उनके दुश्मनों ने हमला कर दिया। अब नेपोलियन को उठाने की बात आई कि किसी को तो नेपोलियन को उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये युद्ध हम हार जाएंगे सुबह होने तक, जब तक ये उठेंगे तब तक। तो नेपोलियन को उठाने के लिए जनरल, मैं वहाँ का जो सबसे बड़ा जनरल था, वो बोलता मैं जाता हूँ, क्योंकि अब ये मार भी देगा यदि मेरे को, तो मेरे को कोई परवाह नहीं ना। नेपोलियन को उठाने के लिए जब वो जनरल जाने लगता है, तो वो निग्रो उसको रोक लेता है, और वो बोलता है क्या रीज़निंग है। तो निग्रो को वो पूरे समझाते हैं। तो निग्रो बोलता है आप मत जाइए, आप एक जनरल हैं, आपका जीना ज़्यादा ज़रूरी, मैं तो सिर्फ एक बॉडीगार्ड हूँ, मैं जाता हूँ, मेरे को अगर मार भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेपोलियन को वो उठाने के लिए अंदर जाता है, तो जैसे ही उसको नेपोलियन को वो उठाता है, नेपोलियन तलवार निकालता है और उसकी गर्दन पर रख देता है कि तुझे ये नियम नहीं मालूम था क्या कि मुझे जो उठाएगा उसको मौत के घाट उतरना पड़ेगा। तो वो बोलता है सर, बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने जितने प्लान बना के दिए थे वो सब फेल हो गए। अब समझे, नेपोलियन की लाइफ में भी प्लान फेल होते हैं। वो सिर्फ एक युद्ध हारा है, वाटरलू का, बाकी सारे युद्ध जीता था। वाटरलू कनाडा में एक जगह है, वहाँ पे, उसके अलावा कोई युद्ध नहीं हारा वो। तो वो बोलता है कि क्या हुआ, वो बोलता है आपने वेस्ट से जो हमला की स्ट्रेटेजी नहीं दी है उनको, उसकी वजह से वो लोग फंसे हुए हैं और हम युद्ध हार जाएंगे। अब आप जाके लीड करिए, नहीं तो हम ये युद्ध ख़त्म हो रहा है। अब नेपोलियन उसको बोलता है वो संदूक खोलो, एक संदूक रखी रहती है उसके पास, वो संदूक खोलो और इसमें जो 13वें नंबर का नक्शा है वो उसको सामने जनरल को दे दो, वो युद्ध लड़ लेगा और अब मुझे बीच में मत उठाना। और वापस जाके नेपोलियन सो जाता है। वो जब नक्शा उठाते हैं तो वो 13वें नंबर का नक्शा उनको पूरा उसी डिस्क्रिप्शन में मिलता है नेपोलियन के पास, जिस तरह से युद्ध में वो हमला हुआ होता है। अब युद्ध में जब वो युद्ध शुरू होता है, उस नक्शे के हिसाब से उनको क्या रिस्पॉन्ड करना है, तो युद्ध सुबह वो नेपोलियन की आर्मी जीत जाती है। सुबह नेपोलियन उठते हैं, फिर बात होती है, तो नेपोलियन से वो पूछते हैं कि आपको ये कैसे मालूम कि ये इधर से भी हमला कर सकते हैं। नेपोलियन बोलते हैं यहाँ से 13 तरीके हैं इस क्षेत्र पे हमला करने के लिए, मैंने 13 ही प्लान बना रखे हैं। आप समझ रहे, हमारे पास में युद्ध जीतने के 13 माध्यम हैं कि हम इन 13 हमलों को रोक देंगे तो हम युद्ध जीत जाएंगे। आपने उतनी प्लानिंग की हुई होती है क्या?
ये एक बड़ा प्रश्न है एक लीडर के तौर पे। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, करीब करीब कुछ 700-800 कंपनीज को अंदर से देखा है, उनके डायरेक्टर्स के साथ में बैठ के, नहीं होता है। हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स फेल ही डॉक्यूमेंटेशन पे होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट ही नहीं होते। आप नेपोलियन जैसा डॉक्यूमेंटेशन करने लग जाए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग योर स्ट्रेटेजीज वेल। जसविंदर सिंह जी हेलो बोल रहे हैं। हेलो जी। शिखा मैम ने कुछ पूछा है और वो ये है, सर जैसे तो ये, सर इससे तो यह सिद्ध हो रहा है कि स्त्री हमेशा से ही कमज़ोर थी और उसे हमेशा दूसरों की ज़रूरत है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। देखिए, शारीरिक रूप से स्त्री हमेशा कमज़ोर थी, कमज़ोर है और कमज़ोर रहेगी। मानसिक रूप से पुरुष हमेशा कमज़ोर था, कमज़ोर है और कमज़ोर रहेगा। ये फ़र्क समझे। अब बात ये है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे स्त्री जो है, सॉरी, जो शारीरिक क्षमताएं हैं उनकी महिमा ज़्यादा बची नहीं। ठीक है, अब मसल पावर की दुनिया नहीं है। तो अब ये स्त्रियों का युग है। यदि स्त्री अपने आप को सिर्फ स्त्री नहीं माने, सिर्फ आप अपने आप को यूज से कि आई एम जस्ट अ वीमेन, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं अबला हूँ, वो वाला मामला नहीं है बच्चा। अब आपको ये मानना पड़ेगा आपके अंदर भी वही दिमाग है और ज़्यादा है, आपके इमोशनल कंट्रोल ज़्यादा है, आपके पास में वर्च्यू ऑफ ब्यूटी है, वर्च्यू ऑफ बीइंग अ वीमेन। चाणक्य जो बोलते थे, वो बोलते थे दुनिया के जो सबसे ख़तरनाक 2 हथियार हैं, वो एक है स्त्री का रूप और दूसरा है पुरुष का विवेक। अगर आप स्त्री हैं तो आपके अंदर पुरुष का विवेक आप डेवलप कर सकते हैं, पर पुरुष स्त्री के ऑर्गन्स डेवलप नहीं कर सकता। सो स्त्री कमज़ोर है जो ये मानते हैं, उन पे धिक्कार है, चाहे वो खुद स्त्री हो। पहली बात तो ये, स्त्री कमज़ोर नहीं है, वो अपने आप को स्त्री मान के बैठी है और कमज़ोर मान के बैठी है सबकॉन्शियस में। एक बार वो आए तो फॉर्म में, ठीक है, वही दुर्गा है, वही काली है। आप तो युद्ध की देवी का जब रणचंडी का आह्वान करते हैं उसके बाद युद्ध में उतरते हैं। तो सारी दुनिया की ताकत जो है वो स्त्री में ही है। अब बाकी के प्रश्नों को लेने के लिए आज का दिन मेरे ख्याल से बहुत लंबा जा रहा है, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी के प्रश्न जो बच रहे हैं, सर व्हाट वैल्यूज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज लीडर। अंकिता जी, मैं आपका प्रश्न, गोविंद जी का प्रश्न और बाकी सब लोगों के प्रश्नों का उत्तर कल दूंगा। कल आप लोग साथ में रहिएगा यहाँ पे, इन प्रश्नों के उत्तर लेके जाइएगा, जीवन आसान हो जाएगा आपके लिए लड़ना। ठीक है, धन्यवाद आज आप सब लोगों का साथ रहने के लिए। और मुझे लगता है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो इस राष्ट्र को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप लोग साथ दीजिए, बाकी सारी व्यवस्थाएं परमात्मा अपने आप खुद कर देगा। धन्यवाद।